अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है शेल मॉडल के बारे में। इसको इंडिपेंडेंट पार्टिकल मॉडल के तौर पे भी जाना जाता है। कल के लेक्चर में हमने मैजिक नंबर्स को समझा और हमने उनकी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को समझा। तो आज हम देखेंगे, मेजर टॉपिक है हमारे पास शेल मॉडल। तो बहुत अहम मॉडल है। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखते होते हैं, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देख रहे होते हैं, तो ये मॉडल एक्सप्लेन करता है मैजिक नंबर को, ग्राउंड स्टेट स्पिन को, और आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियाई को, फिर आपके पास न्यूक्लियर आइसोमरिज्म को भी एक्सप्लेन करता है। बुनियादी फर्क अगर देखा जाए लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल में, एक ही है कि जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है उसमें न्यूक्लियन अपने हमसायों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी उन पे कपलिंग या इंटरेक्शन होती है उनके बीच में। जबकि शेल मॉडल में तमाम न्यूक्लियन एक दूसरे से आजाद, यानी कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल। समझ आ गई बात? तो इसीलिए इसका नाम ये रखा गया। अब अजम्पशन अगर देखी जाए कि इसके अजम्पशन क्या है, तो हम कहते हैं शेल मॉडल के चंद ये अजम्पशन है कि जितने भी न्यूक्लियन होंगे न्यूक्लियस में, वो क्लोज्ड शेल सेल के अंदर होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है। तो इसीलिए इसे शेल मॉडल कहा गया। यानी कि न्यूक्लियन न्यूक्लियस के अंदर ना एक क्लोज शेल स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें सूटेबल तादाद होगी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वही हमें शेल मॉडल से पता चलेगी। फिर आपके पास जितने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस की, जो कि बहुत ज्यादा होती है और काफी डिस्टेंस पे होती है। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन को एक सर्टन परमिटेड ऑर्बिट्स के अंदर ही मूव करने की इजाजत होती है। इसी तरीके से हर न्यूक्लियन आजादाना न्यूक्लियस के अंदर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा और इवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है। और सेंट्रल पोटेंशियल का उसके तहत होता है। और आपके पास उसमें जो एवरेज इंटरेक्शन होती है A-1, क्योंकि एक तो वो खुद है ना, बाकी A-1 जो न्यूक्लियन होते हैं। ठीक। तो वो जो जो पोटेंशियल पैदा किया है, वो जो बकिया न्यूक्लियन है उन्होंने पैदा किया हुआ है। अब हर न्यूक्लियन को हम ये अज्यूम करते हैं कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसके पास है। तो ये 5 अजम्पशंस है हमारे पास। फिर हम जानते हैं कि आपके पास न्यूक्लियर शेल मॉडल एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस करता है, जिनका जिक्र कल भी किया था। 2, 8, 20, 50, 82, 126 न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नंबर वाले जो न्यूक्लियाई होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर प्रोटॉन्स दो हो, न्यूट्रॉन दो हो, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद मैच कर जाए मैजिक नंबर के साथ, उसे हम डबल मैजिक बोलते हैं, और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके पास। फिर अब बात करते हैं शेल मॉडल में न्यूट्रॉन या प्रोटॉन यानी न्यूक्लियन की बात करते हैं। वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और वो फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं। जैसे मैंने कहा, इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर पोटेंशियल, वो ये सेंटर पोटेंशियल किसने पैदा किया? A-1 न्यूक्लियन ने। तो हम कहेंगे कि जो एवरेज सेंटर पोटेंशियल है वो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्क्वायर वेल वाला केस क्वांटम मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं। ठीक है। तो पोजीशन और स्पेसिंग एनर्जी लेवल जो है वो उसकी क्या डिटरमिन करेगा? डेप्थ, उसकी रेडियल एक्सटेंट, उसकी शेप, जो पोटेंशियल एनर्जी वेल की। तो हम कहेंगे सेंट्रल पोटेंशियल को ऑसिलेटर पोटेंशियल से मुमासलत रखता है। तो हम इसका यहाँ अज्यूम करते हैं कि एवरेज हार्मोनिक जो पोटेंशियल है, वी आर से जाहिर कर देता हूँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। इसे आप एम ओमेगा स्क्वायर को के के तौर पे भी लिख सकते हैं। शुडिंगर इक्वेशन के तहत अगर आप इसे देखोगे तो शुडिंगर की इक्वेशन लिख दी आपने, उसमें वी की वैल्यू प्लेस कर दी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी En n+3/2 h कट ओमेगा। यहाँ पे n क्या है? ऑसिलेटर क्वांटम नंबर। मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ नाम दिए होते हैं इसके, मैंने n ही रखा है। इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। अब इक्वेशन 1 से ये पता चलता है कि जो एनर्जी स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल में वो इक्वली स्पेस्ड है। हर एनर्जी जो होगी ई एन, वो यानी लार्ज नंबर ऑफ डीजेनरेट फंक्शन में चली जाएगी, यानी जिसको हम लेबल करेंगे और ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर एल के साथ। ठीक है। अब उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी वो भी समझते हैं। अगर हम के एन इवन है तो L0246 होगा, तो हम कहेंगे कि इन स्टेट्स के लिए इवन पैरिटी होगी। अगर एन ऑड है 1 3 5 7, तो हम कहेंगे ऑड पैरिटी होगी। पैरिटी याद है ना?
कि वेव फंक्शन का बिहेवियर जो अब हम डिटरमिन करते हैं तो वो हमें पैरिटी ऑफ द सिस्टम बताता है। यानी एक आपने अंडर द रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट यानी ओरिजिन के लिहाज से स्पेस कोऑर्डिनेट को आपने चेंज किया तो वेव फंक्शन में क्या बदलाव आया, क्या वो चेंज हुआ, क्या वो चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम कहें कि रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट के तहत हम वेव फंक्शन का साइन असाइन करते हैं, अगर उसमें चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं पैरिटी इवन है, अगर चेंज आ जाता है तो पैरिटी ऑड है। तो ये पैरिटी थी, ठीक है। तो अब अगर हम इस ऑसिलेटर मॉडल के अकॉर्डिंग चलें तो ये आपको सिर्फ पहले 3 मैजिक नंबर सेटिस्फाई करता है इसके तहत। यानी कि आप यहां से एन की वैल्यू लगाओगे, फिर आप उसमें से एम एल निकालोगे, उसमें वो जस्ट आपकी 3 वैल्यू स्पेस करेगा, जो हायर मैजिक नंबर है उसको नहीं समझा पाता। फिर इस मसले का हल निकाला गया स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन से। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग में जैसे मैंने कहा कि आपके पास मारिया जेफर्ड मेयर और जे एच डी जेंसन ने 1949 में इसको सॉल्व किया। उन्होंने रियलाइज किया कि आपके पास जो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड होगा जो एनर्जी लेवल को स्प्लिट करेगा इनटू सब लेवल, और वो काफी यानी मैनी टाइम लार्जर होगा, जो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एटॉमिक लेवल पे एनर्जी लेवल स्प्लिट होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास हम कहेंगे हर न्यूक्लियन उसका अपना एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है जो इस टूल से आप निकाल सकते हैं, एस की वैल्यू 1/2, और हर न्यूक्लियन के पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिसको आप इस टूल से देख सकते हैं, एल की वैल्यू 0 1 2 3 आप लेंगे। तो इन दोनों को ज़हन में रखते हुए तो हम कहेंगे कि जो इंडिपेंडेंट शेल मॉडल है वो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग से अज्यूम किया गया है। तो हर इंडिविजुअल न्यूक्लियन के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, तो वो जे से आ जाएगा, जे इंटू जे प्लस माइनस वन एच कट। तो आपके पास जे यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम है जो एल प्लस एस के कंसेप्ट से आएगा, और आप जानते हैं एस की वैल्यू 1/2 ऐसे इस तौर पे लिखा जा सकता है। अब नीचे जितने ये डॉट्स आप देख रहे हैं ये सारे रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स की बुनियाद पे वो एक बड़ी मशहूर तस्वीर है वो समझी जाती है। अगर मैं एल 0 कर दूं तो आपके पास जे एस के बराबर आ जाएगा 1/2, यानी आपके पास ये लेवल स्प्लिट नहीं होगा, इसकी एक ही वैल्यू होगी। और अगर हम कहें कि हर एनर्जी लेवल 2 लेवल में स्प्लिट हो जाता है, कब, जब एल की वैल्यू होगी तो एस एल के पैरेलल होगा तो प्लस आ जाएगा, एंटी पैरेलल होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू भी रखेंगे उस लिहाज से जे आ जाएगी, जे की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं कहूं कि आपके पास सब लेवल जो प्लस वाला आएगा यानी जो आपके पैरेलल वाला है उस वो लो एनर्जी के होगा, किसके लिहाज से, L-2 वाले यानी 1/2 के साथ। तो जिसमें यानी पॉजिटिव आ रहा है वो लो एनर्जी पे है, जो नेगेटिव है वो हाई एनर्जी पे है। तो पॉजिटिव वाला ये कहेगा कि लाइट बाउंड न्यूक्लियन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब दो सब लेवल्स के बीच में जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी जब एल की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम कहेंगे एल की वैल्यू जब 4 से ज्यादा बढ़ जाती है तो सब शेल डिफरेंट शेल्स के अंदर लाई करना शुरू कर देते हैं। ये अगली तस्वीर में अभी आपको समझ आ जाएगा। और हर लेवल पे मैक्सिमम 2j+1 आएंगे, यानी आप एल की वैल्यू से जे निकाल लेंगे, जे की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपको न्यूक्लियन पता चल जाएगा सेम काइंड। मैक्सिमम जो आप न्यूक्लियन ऑक्यूपाई करवा सकते हैं एक लेवल पे 2j+1 है, यानी 2j+1 प्रोटॉन या 2j+1 न्यूट्रॉन। फिर हम जानते हैं कि न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट में 3 क्वांटम नंबर आ जाते हैं, एन, एल और जे। तो पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत कोई से भी दो न्यूक्लियन सेम क्वांटम नंबर वाले जो होंगे वो आपके यानी ऑक्यूपाई कर सकते हैं सेम एनर्जी स्टेट, यानी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन जिनकी स्पिन +1/2 और -1/2 उनको सिर्फ अलाउ किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये जो काफी मशहूर तस्वीर है, आप देखो एस, आपने 1s लिखा है। अब ये एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरीके से 2p ये दो लेवल में स्प्लिट हो गया। तो आपके पास इसमें देखो आपके पास 3p2 और 2p 1/2, 2p 1/2 वाले की एनर्जी ज्यादा है जो यानी सब्ट्रैक्शन से आया है, और जो एडिशन से आया उसकी एनर्जी कम है। इसमें कितने न्यूक्लियन आ सकते हैं, तो 2j+1 का फार्मूला लगा के हम इसमें कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2j-1 यानी वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन पता चल जाएंगे। पहले मैं ऊपर टाइटल दिखा दूं आपको, ये विदाउट स्पिनिंग। तो आप देखो एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं हुए, विद स्प्लिट जब आपने एनर्जी कपलिंग देख ली तो वो एनर्जी लेवल स्प्लिट हो गए आपके।
न्यूक्लियन जो पर लेवल है वो 2J+1, टोटल शेल में जो आएंगे वो ये, और टोटल न्यूक्लियंस की तादाद ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले शेल में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो सो ऑन सो आप देख सकते हैं। फिर आप इससे रिजल्ट और नीचे जरा दिखे हुए हैं कि जब एलएस कपलिंग होती है तो वहां पे आपके यानी कोई एनर्जी लेवल में स्प्लिट नहीं है। आप देख सकते हैं शुरू में कोई एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं है जब आपने कोई कपलिंग नहीं देखी, और जब आप कपलिंग देख लेते हैं तो एनर्जी लेवल जो होते हैं किसी भी न्यूक्लियन के वो एक सीक्वेंस में फॉल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप ये सीक्वेंस देख रहे हैं 2 4 2 6 4 2 के अंदर, तो जितना बड़ा एनर्जी का गैप होगा स्पेसिंग लेवल के बीच में वो कंसिस्टेंट होगा किससे, मोशन ऑफ सेपरेट शेल्स के बीच में, यानी एक शेल और दूसरे शेल के बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर स्टेट्स जो होंगी हर शेल के अंदर वो बढ़ती जा रही हैं सेंडिंग एनर्जी के साथ। देखो पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, सो ऑन सो, ये देखो इसमें ज्यादा आ गई, 5 आ गई, तो वो बढ़ती चली जा रही हैं। और डायग्राम क्या शो कर रही है कि आपके पास बहुत बड़ा एनर्जी का गैप आएगा जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अकोमोडेट कर देते हैं 2 8, यानी 2 के बाद देखो एक एनर्जी का गैप आया, 8 के बाद देखो एक एनर्जी का गैप आया, 20 के बाद देखो एक एनर्जी का गैप आया। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें इंडिपेंडेंटली इनको फिल होना है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। ये जो आपने इस वक्त केस देखा ये मॉडल आपको बताता है, इसमें मैजिक नंबर यानी आखिर तक जितने भी आया वो सारे इसमें पता चल जाते हैं। तो ये मॉडल हमें ऑब्जर्व्ड मैजिक नंबर्स के बारे में भी बताता है। तो ये आज का टॉपिक था। अब कल हम इसके कुछ फेलियर और इसके जो एडवांटेजेस देखेंगे, इसकी जो प्रेडिक्शंस थी स्पिन के बारे में, आइसोमेरिज्म्स के बारे में, वो सारी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।